देखो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो केवल और केवल सॉल्यूट जो होता है हमारा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती। भाई सॉल्यूट की नेचर कैसी है, किस तरह का सॉल्यूट है, उस पर डिपेंड नहीं करके केवल और केवल पार्टिकल्स की जो संख्या है उस पर ही डिपेंड करती है। टोटल 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये टोटल 4 तरह के हमारे क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फिर RLVP को हमने समझा कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कौन सा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर दिया जाता है तो क्या देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है कि जो वेपर प्रेशर है हमारे सॉल्वेंट का वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। क्यों हो जाता है कम, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट की सरफेस पे एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को लिक्विड से वेपर में जाने के लिए। और इस वजह से कम सॉल्वेंट के पार्टिकल क्योंकि वेपर में जा पाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। या फिर हम ये भी जानते हैं कि जो नया वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, पी नॉट ए इंटू एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जब प्योर स्टेट थी तब तो मोल फ्रैक्शन क्या था, एक्स ए की वैल्यू क्या थी, 1। जब हमारा स्टेट जो है वो प्योर था उस समय तो एक्स ए क्या था, 1। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा था। लेकिन अब इम्प्योरिटी ऐड हो गई है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी ऐड हो गई है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। फिर हमने इसका पूरा देखा तो हमने क्या देखा कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ये एक्स बी यानी कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। RLVP किसके बराबर है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। और अप्रोक्सीमेटली ले तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और एग्जैक्ट रिलेशन में देखें तो एग्जैक्ट में फिर पी नॉट अपॉन पी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, पी ही आ जाएगा एग्जैक्ट की तरफ अगर जाएं तो, है ना। जैसे ये सवाल था 2% लेस हो जाता है, उसमें कितना होगा मास, कितना मास हमने यूरिया का ऐड किया है। तो ये सवाल। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के और सवाल लेते हैं। जैसे एक और सवाल, उसमें डेटा क्या दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनका सबसे प्यारा यूज क्या है, अननोन जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालना, है ना। कोई अननोन सॉल्वेंट है उसका भी मोलर मास निकाल सकते हो। तो मोलर मास निकालने के लिए बहुत ही अच्छा ये एक्सपेरिमेंट माना जाता है। जैसे सवाल है कैलकुलेट, सवाल है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। जो क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in 80 gram in 80 gram of acetone। 10 ग्राम सॉल्यूट को किसमें 80 ग्राम एसीटोन में डिजोल्व किया है। एसीटोन वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 271 mm ऑफ Hg। ये जो सॉल्यूशन बना इस सॉल्यूट को ऐड करने के बाद तो इसका वेपर प्रेशर 271 है। इफ प्योर एसीटोन हैव वेपर प्रेशर इक्वल टू 283
mm of Hg. Calculate मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ये कोई अननोन सॉल्यूट है, इस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालने का ये सवाल है ना। कोई 10 ग्राम सॉल्यूट लिया और किस मिक्स किया, एसीटोन में। एसीटोन क्या होता है, पता है एसीटोन क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला बताओ। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला कीटोन। कीटोन में कौन आता है? CH3 ये एसीटोन का फॉर्मूला है। समझ आया बात? जो फर्स्ट कीटोन होता है वही एसीटोन है। फर्स्ट कीटोन यही पॉसिबल है। हम्म तो इसका देखो मोलर मास कितना हुआ, जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मोलर मास को कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो इसका बताओ कितना हुआ। कार्बन 3 हो गए तो 36, हाइड्रोजन 3 3 6 हो गए तो 6, ऑक्सीजन 1 हो गया तो 16। कितना है? 58 ग्राम है। ठीक है, तो एसीटोन का मोलर मास कितना है? 58 ग्राम। आई बात समझ में? बोलो। अब हम जानते हैं कि देखो P नॉट माइनस P अपॉन में P एग्जैक्ट रिलेशन देख रहे हैं, तो क्या देखना है? एग्जैक्ट रिलेशन। तो ये किसके बराबर होता है? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के बराबर होता है एग्जैक्ट रिलेशन में। अप्रोक्सीमेट में क्या होता है? यहाँ पे नीचे P नॉट आ जाता है। अपन एग्जैक्ट वैल्यू पे देखते हैं क्योंकि P नॉट और P दोनों की वैल्यू हमें दी गई है ना। दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट दी गई है, तो हम एग्जैक्ट रिलेशन वाले पे ही काम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, है ना। हालांकि अप्रोक्सीमेट वाला भी करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हो गया और कैसे हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पी नॉट दे रखा है प्योर स्टेट का 283 माइनस, अब कितना हो गया 271 डिवाइडेड बाय 271 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स कितने? सॉल्यूट का मास है 10 और मान लीजिए मोलर मास m, उसका निकालना है ना। जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालना है। इनटू कैपिटल N क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 80 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना 58। ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो अननोन सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे, निकाल लीजिए सॉल्व करके। 283 में से 271 गया, कितना बचा 12। 12 अपॉन 271 इज इक्वल टू 10 से एक कैंसिल, 58 अपॉन 8 टाइम्स mw। यहाँ से mw की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 58 इंटू 271 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8। तो ये हमारा मोलर मास का एक्सप्रेशन बनेगा जिससे हम निकाल सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 163 ग्राम पर मोल, है ना। ये 163 ग्राम पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। हमारे अननोन सॉल्यूट का मोलर मास हमने निकाल लिया, निकाला। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला ध्यान में रखना। हम्म समझ में आई बात? तो इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के सवाल होते हैं।
देखो एक सवाल और, आगे बढ़े। एक सवाल और क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ये है कि वीपी ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वीपी ऑफ सॉल्यूशन containing 6 gram of non-volatile solute in 180 gram of water is 20 torr per mm of Hg। ये भी देखो वेपर प्रेशर की एक यूनिट है टॉर। इफ 1 मोल of water is added further, हमने 1 मोल पानी और ऐड किया, then Vp is increased by 0.2, तो 0.2 से Vp बढ़ जाता है। तो क्या पता लगाना है, फाइंड आउट पी नॉट वाटर जो है वो कितना है। पहली बात तो मतलब वाटर का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर पता लगाना है, और दूसरा एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमारा ये सॉल्यूट है इसका मोलर मास क्या होगा। समझ में आया सवाल? इस सवाल में क्या करना है, पानी हमारा सॉल्वेंट है और उसमें 1 मोल पानी और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर 0.2 से बढ़ गया। तो प्योर वाटर जो होगा उसका वेपर प्रेशर कितना है, और जो अननोन सॉल्यूट है जिसमें क्या है 6 ग्राम जो सॉल्यूट हमने मिलाया है उसका मोलर मास क्या है। देखो वेपर प्रेशर जो बढ़ा है बहुत ही कम बढ़ा है ना, बहुत ज्यादा से तो नहीं बढ़ा, है ना। फिर भी अपन एग्जैक्ट रिलेशन वाला ही काम में ले लें, तो ये आ गया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन है आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो 2 इक्वेशन बनेगी और 2 अननोन आ जाएंगे। पहली इक्वेशन पी नॉट हमें निकालना है वाटर का, ये हमारा अननोन है, और शुरुआत में वेपर प्रेशर कितना है 20, और नीचे भी कितना हो गया 20। अब आप एम ऑफ एच जी है, बार है, टॉर है, अलग अलग प्रेशर की मैंने आपको बताया कि कितनी यूनिट हो सकती है, लगभग 5-6 यूनिट होती है, एटीएम की होती है, सब कुछ होती है। तो अब आपको वेपर प्रेशर किसी भी यूनिट में दे दे, आप उसी यूनिट में लिख दो, उससे कोई हमारे न्यूमेरिकल में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऊपर भी वेपर प्रेशर है, नीचे भी क्या है वेपर प्रेशर, तो दोनों सेम यूनिट से ही क्या कर रहे डिवाइड करो, तो यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएगी वैसे। तो आप सीधा का सीधा क्या रख दिया मैंने, टॉर में ही रख दिया, सीधा का सीधा एम एम एच जी में दे रखा होगा तो उसमें भी रख दो, एटीएम में दे रखा हो तो उसमें रख दो, बार में दे रखा हो तो उसमें रख दो, पास्कल में दे रखा है तो भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वरना यूनिट कन्वर्जन एक बहुत भारी काम हो जाता है, यहाँ पे हो जाता ना। यूनिट कन्वर्जन की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर भी वेपर प्रेशर नीचे भी वेपर प्रेशर, तो दोनों की यूनिट क्या है सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई हमें नुकसान नहीं होगा। अब देखो मोलर मास एम, मास सॉल्यूट का कितना है 6, और ये हमें एम डब्ल्यू निकालना है, और उस समय पानी कितना है 180, और पानी का मोलर मास वी नो 18। इसको पहली इक्वेशन बोल देंगे, दिस वोंट बी कॉल्ड इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन सेकंड क्या होगी, ये हो जाएगी पी नॉट माइनस, अब कितना हो गया 0.2 बढ़ गया, तो अब पी नॉट पी की वैल्यू कितनी होगी 20.2 हो गई ना।
सवाल क्या है, देन वीपी इज इंक्रीज्ड बाय 0.2, जो 20 था 20 से 20.2 हो गया, तो पी नॉट माइनस 20.2 डिवाइडेड बाय 20.2, ये इक्वल हो जाएगा 6/mw। देखो सॉल्यूट को तो हमने चेंज नहीं किया, चेंज किसको किया है, किसको किया है, सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट अब कितना हो गया, एक मोल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो पानी कितना है 180 की जगह, भाई पहले पानी कितना था 10 मोल था, सीधा मैं इसको 10 मोल लिख देता हूँ ना, पहले 10 मोल था, अब पानी कितना हो गया 11 मोल हो गया, बस ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एक मोल पानी एक्स्ट्रा ऐड किया तो कितने मोल हो गया पानी, 11 मोल हो गया। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं, पी नॉट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन से इसमें हम फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगी पी नॉट -20 में पी नॉट -20.2, ये इक्वल टू हो जाएगा 11/10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी नॉट की जो वैल्यू है हमारी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये आ जाएगा 20.22, 20.22 टॉर, टॉर पर ऑफ एच जी। ठीक है, ये हमारा पी नॉट आ जाएगा, और जो मोलर मास आएगा पी नॉट की वैल्यू को इसमें रख दो, इसमें रखने के बाद जो मोलर मास आएगा ये आ जाएगा 54 ग्राम पर मोल, जो एम डब्ल्यू आएगा ये आ जाएगा 54 ग्राम पर। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे इस सवाल के, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। क्लियर है, तो इतने टाइप के क्वेश्चंस जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के हमें देखने को मिलते हैं, बनते हैं। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है,
ये होता है ओस्टवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट, जिसका यूज किया जाता है आरएलवीपी को निकालने के लिए, है ना। एक्सपेरिमेंटल मेथड है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। तो अपन पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड वॉकर देखो मेथड क्या होता है। ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, क्या निकालने के लिए, डेल्टा पी, ये जो आरएलवीपी है उसे निकालने के लिए, है ना। तो एक्सपेरिमेंट है ये एक, टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं अपन, हम पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम पी नॉट माइनस पी अपॉन पी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी नॉट तो हो गया प्योर का, और पी हो गया हमारे इम्प्योर, या फिर जो सॉल्वेंट जब सॉल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद जो वेपर प्रेशर है वो। अब देखो ये ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड होता क्या है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, 4 कंटेनर लेते हैं इस तरह के, मैं यहाँ बना देता हूँ। 4 कंटेनर ले लेते हैं ऐसे, जिसमें हम सॉल्यूट सॉल्वेंट ये सब भर देते हैं। देखो 4 कंटेनर लिए, इन 4 कंटेनर के जो स्टार्टिंग वाले कंटेनर्स होते हैं, इनमें इनमें तो होता है सॉल्यूशन, इनमें क्या होता है, सॉल्यूशन। और बाकी के जो 2 कंटेनर होते हैं इसमें होता है सॉल्वेंट प्योर, क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इन कंटेनर्स में ट्यूब्स वगैरह लगा देते हैं अपन। ये जो कंटेनर है, इन कंटेनर्स को इस तरह से एक चैम्बर में ले लेते हैं। एक चैम्बर में ले लिया, और यहां पर हम ट्यूब्स लगा देते हैं। ये ट्यूब्स क्या करती है, इसमें ड्राई एयर को फ्लो करवाते हैं। देखो फंडामेंटल समझोगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक ट्यूब एंटर कराई, और इसमें हमें क्या करनी है, ड्राई एयर फ्लो करवानी है। फिर यहाँ से ये ट्यूब इसमें जाएगी, ड्राई एयर को फ्लो करते हुए, यहाँ से ये ट्यूब इसमें जाएगी, ड्राई एयर को फ्लो करते हुए, यहाँ से ये ट्यूब इसमें जाएगी, ड्राई एयर को फ्लो करते हुए, और यहाँ से ये ट्यूब बाहर निकलेगी अपने साथ वेपर को लेते हुए, है ना भाई। सॉल्यूशन जब बनाया है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया होगा, क्या ऐड किया होगा, सॉल्यूट ऐड किया होगा। वो सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है ना। इसमें क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और यहां पर जो वेपर आएगी वो तो केवल सॉल्वेंट की आएगी, क्योंकि सॉल्यूट की तो आएगी नहीं ना। बताओ, अब ये जो वेपर लेके जाएगा, ये वेपर जो है, ये ड्राई हॉट एयर यहाँ पे एंटर हुई, यहाँ पे क्या एंटर होगी, ड्राई हॉट एयर, ड्राई एकदम शुष्क जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई हॉट एयर इसमें एंटर हुई। इस ड्राई हॉट एयर का काम क्या है, ऊपर वाले वेपर को लेके जाना। अब ये ऊपर वाली वेपर गई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एनहाइड्रस लगा देते हैं। एनहाइड्रस का काम क्या होता है, पानी को सोख लेना, यही काम होता है ना उसका।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस लगा देते हैं, और एनहाइड्रस में यहाँ पे हम लगा देते हैं कोई CaCl2। ये CaCl2 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो भी पेपर आएगी उसको ले लेता है। यहाँ पे हमने लगा दिया CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2। ये किस क्या काम आता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जो भी वेपर होगी उसको क्या करेगा, सोख लेगा अपनी ओर, अपने अंदर समाहित कर लेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में भाई, ये जो नॉन वोलेटाइल, ये जो सॉल्यूशन होगी, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, P वाला होगा, और यहाँ पे कौन सा वाला होगा, P0 वाला होगा, P0 वाला होगा ना। अब हम स्टार्टिंग में सॉल्यूशन का मास, जो सॉल्यूशन है हमारे दोनों कंटेनर का, उसका मास मेजर कर लेते हैं हॉट एयर ब्लो करने से पहले, और सॉल्वेंट का भी स्टार्टिंग में क्या कर लेते हैं, मास मेजर कर लेते हैं। अब देखो, जब हॉट एयर फ्लो करवाई तो फ्लो करवाने पे जो सॉल्यूशन का जो मास लॉस होगा, सॉल्यूशन का मास लॉस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्या पी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। और जो सॉल्वेंट का मास लॉस होगा, सॉल्वेंट का मास लॉस क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के मास लॉस में कुछ हिस्सा इसका ऐड हो चुका होगा, तो वो कितना होगा, P0 माइनस पी के प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हो बात को। और जो एनहाइड्रस में मास गेन होगा, वो किस वजह से हो रहा है, वो प्योर वेपर की वजह से हो रहा है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्योर वेपर P0 के होएगा। तो यहाँ पे देखो तीन टर्म्स बनती है। जो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये प्रोपोर्शनल होएगा किसके, जो सॉल्यूशन का क्या है, वेपर प्रेशर है उसके, है ना। और जो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट देखें, तो ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, P0 के होगा, P0 के होएगा ना। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसमें ऐड हुआ है, आगे जा रहा है ना, तो इसमें से ये क्या करेंगे, घटा भी देंगे, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P0 माइनस पी के। समझ में आई बात। ठीक है। तो यहाँ पे पहली तो गई ये पी के, ये P माइनस P0 के। और अगर मैं बात करूं गेन इन मास, गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो वेपर वहां पे गई है उसी के प्रोपोर्शनल होएगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, P0 के। तो ये देखो तीन इक्वेशंस बन जाती है। अब क्या करेंगे, हमारे अननोन क्या है, अननोन है हमारा ये ये अननोन है और ये अननोन है। अब जैसे ये निकालना है पहला वाला, तो अगर हमें निकालना है मान लो फर्स्ट क्वांटिटी, तो P0 माइनस P अपॉन P0, इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी, हमें क्या करना है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट का मास लॉस हुआ उसमें किसका डिवाइड कर दोगे, गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस का, गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस, उसका डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। या फिर हमें ये निकालना हो, कौन सा, पी दूसरा वाला, P0 माइनस पी अपॉन में अगर P निकालना हो तो ऊपर तो लेंगे लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे किसका रेशो, किसका डिवाइड करेंगे, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन का, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, RLVP की वैल्यूज आ जाएगी। समझ आई बात। तो इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम P0
अपॉन माइनस पी अपॉन पी नॉट या फिर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, जिसकी सहायता से हम आरएलवीपी के जो दोनों टर्म्स हैं, एग्जैक्ट वाली और अप्रोक्सीमेट वाली, उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। करना क्या है, जो सॉल्यूशन है दोनों कंटेनर का, उसका स्टार्टिंग में वेट लो, बाद में वेट लो, तो लॉस इन वेट सॉल्यूशन का आ गया। फिर सॉल्वेंट का भी स्टार्टिंग में वेट लिया ड्राई एयर फ्लो कराने से पहले और बाद में लिया, तो इसमें लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। एनहाइड्रस का पहले वेट ले लिया, फिर जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया उसको निकाल के एक बार और ले लिया। ठीक है, तो यहां से देखो आरएलवीपी आ गया, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर आ गया। अब देखो आरएलवीपी निकालना, यहां से आ गया हमारे पास ओस्टवार्ड वॉकर मेथड से, और फिर हमें क्या निकालना है, मोलर मास। देखो सारी कहानी मोलर मास पे क्यों है, क्योंकि मोलर मास आप जानते हो केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट क्रिटिकल डेटा है या नहीं है? पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सब क्या करते हैं, मोलर मास निकालने की तो कोशिश करते हैं। मोलर मास आते ही क्या आ जाता है, उसका एटॉमिक मास आ जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पता लगने लग जाएंगे, है ना? उस उस पूरे एलिमेंट की अपन क्या कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो सर्टेन प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में क्यों शो करता है, वो सारी चीज़ें फिर दरवाजे खुल जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये अपने आप में देखा जाए तो। खाली हम क्या कर रहे हैं, वेपर कलेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आरएलवीपी निकाल लिया। उस वेपर कलेक्शन से हमने क्या निकाल लिया, अननोन सॉल्यूट्स के मोलर मास वगैरह निकाल लिए, है ना? तो काफी ज्यादा गहरे और बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री के, जो फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नहीं, तो ये है ओस्टवार्ड वॉकर मेथड। इसका सवाल करें? हम्म, देखो ओस्टवार्ड वॉकर मेथड का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्राई एयर पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, ड्राई एयर is passed through a solution containing 5 gram solute and 80 gram water. 5 gram solute and 80 gram water. Then it is passed. Then it is passed through pure water. ठीक है, डेटा क्या दे रखा है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, लॉस इन weight of solution was 2.5 gram and that of pure water या pure water was 0.04 ग्राम। देखो प्योर वाटर में तो लॉस 0.04 ग्राम हुआ और सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम का हुआ। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मोलर मास MW ऑफ सॉल्यूट। देखो हमारे पास डेटा क्या है, 5 ग्राम सॉल्यूट निकालना आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। 80 ग्राम पानी में मिलाया, सॉल्यूशन बना लिया, निकालना आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये एक्सपेरिमेंट किया ओस्टवाल्ड वॉकर वाला, और हमने क्या चेक किया कि जो सॉल्यूशन का वेट लॉस हुआ तो वो तो 2.5 ग्राम हुआ ड्राई एयर पास जबकि उसके ऊपर कंटेनर से, और जो प्योर वाटर है उसका 0.04 ग्राम का लॉस हुआ। तो बताओ जो अननोन सॉल्यूट है उसका मोलर मास। कितने इजीली मेजर करने वाले डेटा दे रखे हैं, लेकिन इनका यूज करते हुए जो बहुत क्रिटिकली मेजर करने वाला डेटा है वो निकाला जा रहा है यहाँ से।
है ना, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड से। तो हो जाएगा, डेटा सारे दे ही रखे हैं अपन को, हो जाएगा ना। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एग्जैक्ट वाला रिलेशन देखें तो क्या चाहिए हमें, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी चाहिए। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि देखो इस क्वेश्चन में एनहाइड्रस का जो गेन इन मास है वो दे भी नहीं रखा। क्या वो निकाला जा सकता है, क्या वो निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है ना। लेकिन अभी फिलहाल उसको अपन नहीं देखेंगे। हालांकि इन दोनों का जो सम होगा वही तो क्या होगा, है ना, एनहाइड्रस का मास का गेन होगा इन दोनों का सम। तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, ये क्या हो गया, ऊपर तो आ जाएगा लॉस इन मास ऑफ सॉलिड यानी कि 0.04 डिवाइडेड बाय गेन, सॉरी वो सॉल्यूशन कितना 2.5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, गिवन मास कितना है 5 ग्राम सॉल्यूट का, 5 ग्राम सॉल्यूट है, उसका अननोन एमडब्ल्यू निकालना है, और पानी कितना है 80 ग्राम है, उसका मोलर मास पता है हमें 18। ये इक्वेशन बन जाएगी ना, सिंपली देखो बनेगी नहीं बनेगी। तो इससे सीधा एम डब्ल्यू जो अननोन है सॉल्यूट का मोलर मास हमारे सामने आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 ग्राम पर मोल। तो ये जो एम डब्ल्यू आएगा, ये इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 70 ग्राम पर मोल। आया समझ में, 2 लाइन में आंसर आ जाता है। केमिस्ट्री के सवाल टफ नहीं होते, पर वो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब सबसे ज्यादा जो लोगों को समस्याएं आती है वो इसी बात की वजह से आती है कि इसको समझना, जैसे अभी आपने जो मेथड समझा इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में गलती नहीं करोगे, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले बेस्ड ही सवाल होते हैं, और 1-2 लाइन में आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, टफ से टफ सवाल कितना 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमें वो फॉर्मूला आया कैसे, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, उसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है, वो हमारे दिमाग में क्लियरली फिट होना जरूरी है। अगर वो फिट नहीं होता क्लियरली तो फिर फॉर्मूले में मिस्टेक होने के हजारों चांसेस है या नहीं। देखो इस फॉर्मूले आप पी नॉट अपॉन पी नॉट कर लो, कुछ भी गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन आपने अगर बहुत अच्छे से थॉरली चीजों को समझ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अभी के लिए इतना ही।